Gentlemen who have come here on a short notice. I thank Ambari Kaka, Deepak Whitakarji for organizing this press conference for us. And I'm very, very grateful to Dr. Parvez Grant who has hosted us. And a sincere thanks to Honorable Indresh who has traveled all the way from Delhi and who has removed time to address the press. And there's going to be an open interaction. And I would like to hand over the mic to Honorable Indresh Kumarji. आप सबका स्वागत है और आपसे कईयों से अनेक बार पूना में मिलना भी हुआ है। अलग अलग अवसर पर अकेले भी मिलना हुआ है, मिलकर भी मिलना हुआ है। यहाँ पर मेरा प्रवास पहला तो प्रभु श्री राम जी के लिए था। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एक फैमिली ने और एक ग्रुप ने लिया था, 2 धागे राम जी के नाम। मुझे भी निमंत्रण मिला था, इसलिए मैं उसके लिए आया था। मैंने कल जो 2 धागे बुने, पहला धागा था जो भी संघ फैमिली है भारत में और विश्व में, संघ परिवार जिसको कह देते हैं, उनके नाम पर। दूसरा बुना था मैंने भारत के 140 करोड़ लोगों के नाम पर। और तीसरा बुना था मैंने दुनिया के 800 करोड़ से अधिक लोगों के नाम पर। और चौथा बुना था जीव जंतु, पत्थर, कीट पतंग, जो भी जीव मात्र है उन सब के नाम पर। बाकी पहले दिन कुछ लोगों के नाम लेकर बुना था, परंतु इस प्रकार से वो हुआ। एक यूनिक प्रोग्राम है और ये वस्त्र जो हैं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो जगह जगह से वस्त्र आ रहे हैं विशेष, उनमें सम्मिलित हो जाएंगे। हैंडलूम के ये पहले वस्त्र होंगे और उनमें से राम जी के लिए जो ड्रेस बनेंगी उसमें से ये ड्रेस भी बनेगी और उनको पहनाई जाएगी। किस दिन पहनाई जाएगी, कब पहनाई जाएगी, वहाँ का जो भी कमेटी है डिसाइड करेगी। दूसरा, यहाँ पर हिमालय को लेकर, तिब्बत को लेकर एक एसपी कॉलेज में कार्यक्रम था, तो उसमें मैं बोलने के लिए जाने वाला था और विश्वनाथ कराड़ जी के स्थान को देखकर आना था, एम्पायर को, तो वो देखने गया था। उसमें कॉलेज का जो कार्यक्रम था उसमें बेटियों का प्रतिशत अच्छा था। मैंने एक बात उसमें, अनेक बातों में एक बात बताता हूँ, केवल ये रखी, प्रेम जो है ये सुपर फिलॉसफी है, इससे बढ़िया दुनिया में कोई फिलॉसफी नहीं है। भारत का गीत, संगीत, नृत्य और प्रेम यह आदमी की वासनाओं को ख़त्म करता है और उसमें सात्विकता का जागरण करता है। पश्चिम का गीत, संगीत, नृत्य आदमी की वासनाओं को भड़काता है, जिसमें से हिंसा जन्म लेती है। इसलिए प्रेम करिए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, परंतु इस प्रेम को समझिए, ये प्रेम है कि वासना है और हिंसा है। लड़के लड़के में प्यार होता है, रात को 2 बजे वो कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, परंतु 15 मिनट बाद पता नहीं क्या होता है, उस लड़की के 20 टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। अब ये प्रेम है या वासना है, यह ईमानदारी है कि बेईमानी है, धोखा है, या ये प्रेम के नाम पर एक भयानक कुचक्र है। इसको बेटियों ने और पेरेंट्स ने, मैंने और आपने, पत्रकार, सबने सोचना चाहिए। उसी पर से मैंने एक बिंदु और रखा, मैं बहुत समय, छोटे समय में रख रहा हूँ। लड़का लड़की में प्यार होता है, जब वो विवाह की तरफ बढ़ने लगता है या बॉडी रिलेशंस की तरफ बढ़ने लगता है, तो अकस्मात बात ये आती है कि ये लड़का जिस नाम से है इसका नाम कुछ और है और मजहब भी कुछ और है, और फिर एक हिंसा जन्म लेती है और उसमें कत्ल होता है, गोली चलती है। ये सचमुच में प्रेम था या प्रेम के नाम पर एक भयानक वासना और कुचक्र था?
कि जो लड़का अपने प्रेम के प्रारंभ में ही डिसऑनेस्ट है, जो उस समय कुटिल है, तो हाउ यू शुड थिंक, मैंने बेटियों को कहा कि आपको और परिवारों को कैसा सोचना चाहिए, वो प्रेम है या वासनाओं का कुचक्र है और कोई एक षड्यंत्र है, इसको सोचना चाहिए। प्रेम करिए, परंतु प्रेम जो है शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, वासना मुक्त होना चाहिए, फॉर ए गुड फैमिली होना चाहिए, फॉर ए गुड सोसाइटी होना चाहिए। इसलिए इसको सब समझिए। मुझे काफ़ी बड़े निमंत्रण मिल गए कल के कार्यक्रम के बाद, पुणे के अंदर के 8-10 कॉलेजेस के और कुछ गर्ल्स कॉलेजेस के, कि आप इस विषय को, हमने कभी इस तरह से नहीं सुना जो आपने रखा। मैंने कहा हेटिंग नन पर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, सब सोच सकें इस विषय में, ताकि दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, हिंसा होती है, जिनकी उम्र नहीं है ऐसे बच्चों के कत्ल हो जाते हैं, ऐसी बेटियां जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया वो कसूरवार हो जाती हैं। तो इसलिए इस वासनाओं के और अपराध के व्यापार को भारत में सब ने ठीक से समझना चाहिए, ताकि एक पीसफुल को एग्जिस्टिंग हारमोनस सोसाइटी ऑफ द नेशन हो सके और वहाँ इस तरह के षड्यंत्र ना चले। बाकी तो विषय मैंने वहाँ लिए थे कि कैलाश मानसरोवर भारत का था, भारत का होना चाहिए, उस पर चीन का अवैध कब्जा है। पीओके भारत का था, फिर से भारत का होना चाहिए। संसद में 2 प्रस्ताव हैं, एक कांग्रेस के समय का, एक बीजेपी के समय का। 1-1 इंच ज़मीन जो चीन ने अवैध कब्जे में रखी है, पाकिस्तान ने अवैध कब्जे में रखी है, वो लेना, ये एक संसदीय संकल्प है, कॉमन संकल्प है, 100% वोटिंग के साथ संकल्प है। और दूसरा, ये भी एक सत्य है और सही है कि आज पीओके की आवाज़ भी यही है, हिंदुस्तान। पीओके ने आज तक पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लेजिस्लेटिव में एक भी मेंबर नहीं है, क्योंकि वो चुनाव ही नहीं होने देते। उनका झंडा अपना बनाया हुआ, उन्होंने पाकिस्तानी झंडा नहीं है, और उनका अपना रेडियो स्टेशन है, उसी को सुनते हैं वो, पाकिस्तान के रेडियो को नहीं सुनते। तो उन्होंने आज तक पार्ट अपना माना नहीं है, और ईमानदारी से वो पार्ट भी 47 के डिवीज़न के समय हिंदुस्तान था। पंडित जी ने पहली गलती की युद्ध विराम करके जल्दी, और दूसरी गलती की यूएनओ जाकर, तीसरी गलती की हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर, और चौथी गलती की तिब्बत को चीन को हड़पने दिया, जिसका दुष्परिणाम ये निकला है कि आफ्टर डिवीज़न और आफ्टर इंडिपेंडेंस 78,000 square kilometer we have lost to Pakistan on the name of POK, and approximately 1 lakh square kilometer to China in 47, 48 and then 62, जिसमें कैलाश मानसरोवर का हिमालयन हिस्सा है और लद्दाख का हिस्सा है और कश्मीर घाटी का भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो इस प्रकार से, और ये भी मैंने उस मीटिंग में कहा कि जब 1857 का रेवोल्यूशन था तो भारत का क्षेत्रफल उस समय 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जिस पर अंग्रेज हुकूमत करने के लिए बैठा था। अंग्रेज ने देन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में 1876 अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट बनाया भारत से अलग करके। 1904 में नेपाल को बफर स्टेट बनाया, 1906 में भूटान को बफर स्टेट बनाया, 1914 में तिब्बत को बफर स्टेट बनाया, 1935 में श्रीलंका को बफर स्टेट बनाया, 1937 में म्यांमार ब्रह्मदेश को बफर स्टेट बनाया, 1947 में डिवीज़न होकर पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान और मालदीव अलग हुआ, और 1971 में पाकिस्तान टूटकर पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ। ब्रिटिश डिवाइडेड भारत 7 times, क्रिएटेड द 9 countries अराउंड द इंडिया। तो इसलिए 1857 में हम 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बचे। नेहरू जी के रूल के अंदर अंदर
we lost 78,000 square kilometer to Pakistan, more than 1 lakh square kilometer to China. ये मैंने हिमालय के बारे में खतरे लिखे, इसलिए स्ट्रॉन्ग हिमालय, अवेयर्ड हिमालय, यूनाइटेड हिमालय, ये हमारी सुरक्षा की दीवार है। इसलिए फ्री फ्रॉम यह है डीकल्चराइजेशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम टेररिज्म होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्सटेंशनिज्म और चाइना से होना चाहिए। तो इसलिए तिब्बत आज़ाद होना, कैलाश मानसरोवर का मुक्त होना, पीओके का भारत में आना, ये भारत की सुरक्षित और मजबूत आज़ादी के लिए ज़रूरी है। दैट वाज टॉपिक देयर विच आई एम टेलिंग टू यू। आज यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल मीट थी और उस इंटेलेक्चुअल मीट के अंदर ऑर्गेनाइजर्स ने पारसी, यहूदी, इसी के साथ साथ कुछ ईसाई, मुस्लिम्स और कुछ बुद्धिस्ट, कुछ जैन, हिंदूस, इनको इनवाइट किया था। तो इसलिए इसमें मेरा वार्तालाप था, लगभग 1.5 घंटे का वार्तालाप था। मैंने विषय रखा, फिर उन्होंने कुछ सुजेशंस दिए और प्रश्न पूछे। इस तरह से वो एक स्वीट एंड शॉर्ट वार्तालाप था। फिर मुझे इन्होंने, अली जी ने बताया कि हमने प्रेस बुलाई है, अब आप सबको अभिनंदन, स्वागत है। 2 बातें कहता हूँ इसके लिए छोटी, और फिर आप फ्री हैं टू आस्क एनी क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर पूछिए, नहीं तो जो सब्जेक्ट आप पूछेंगे वो सब सब्जेक्ट मैटर माना जाएगा, आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा। और आप किसी भी भाषा में पूछेंगे, नो प्रॉब्लम। बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रश्न भी और उत्तर भी मुस्कुराते हुए करना है। चेहरे पर टेंशन नहीं होना चाहिए, टेंशन इज ए बैड थिंग विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम। और फैमिली वाले को तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं तो प्रॉब्लम फिर फैमिली में रिफ्लेक्ट करती है। मैंने उनको 2-3 बातें कही, उसका जीस्ट कहूँगा कि इस समय भारत ऐसी पोजीशन में है कि जब वो दुनिया को लीड करने की पोजीशन में आ गया है। और कैसे आ गया है? एट द टाइम ऑफ कोरोना, जब सारी दुनिया हेल्पलेस थी, तो उस समय में ह्यूमन रेस को किसने बचाया? अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, रूस, चीन, जर्मनी, जापान, ऑल फेल्ड। भारत ने बचाया। मैंने उसमें केवल 4 पॉइंट्स के, एक एक लाइन से भी छोटे हैं। फर्स्ट, आयुर्वेदिक काढ़ा भारत ने फ्लोट किया और सारी दुनिया को ये लगा कि इससे बचा जा सकता है। 1.5 साल दुनिया के पास कोई मेडिसिन नहीं थी काढ़े के अतिरिक्त, और अमेरिका के भी डॉक्टर को लगता था काढ़ा पियो और पिलाओ तो बच जाएंगे इस कोरोना वायरस से। परंतु जब लंबा चला तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये वायरस तो काबू नहीं आ रहा है, फैलता जा रहा है। तो उस समय भारत ने एक नया सुरक्षा कवच दुनिया को दिया, लॉकडाउन का, और सारी दुनिया लॉकडाउन के रास्ते से चल पड़ी। पर्यावरण अच्छा हुआ, मानव जाति का डेथ रेट थोड़ा घटने लगा, तो इसलिए लगा ये है। पर लॉकडाउन के कारण दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था, आदमी घरों में हो गया था तो संसार चलेगा कैसे? तो इसलिए कुछ और नया अल्टरनेटिव ढूंढो। तब भारत ने तीसरा अल्टरनेटिव दुनिया में दिया। इन द हिस्ट्री ऑफ वायरस ऑफ लैक्स एंड लैक्स ईयर्स, तब एक आर्मी खड़ी की गई भारत ने और उसको नाम दिया कोरोना वायरस वॉरियर्स। ये फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ वायरस है दुनिया की, जब किसी वायरस के खिलाफ आर्मी तैयार की गई और लोग जान हथेली पर लगकर उसमें जुट पड़े। परंतु आखिरकार कब तक पूरी दुनिया चिल्ला रही थी मॉडर्न मेडिसन, मॉडर्न मेडिसन, मॉडर्न मेडिसन, और यानी वैक्सीन। तब दुनिया के 8 देशों ने, 8 या 10 देशों ने इस पर वैक्सीन पर कोशिश की। अमेरिका ने की, रूस ने की, चीन ने की, इटली ने की, जापान ने की, ऐसे की, इंग्लैंड ने की। परंतु उनकी डोज
₹2500 से ₹8000 के बीच में पड़ती थी, लेस इफ़ेक्टिव थी, रिजल्ट्स उसके अच्छे नहीं। उसी समय भारत ने भी शुरू की थी। एक बात के लिए पूना को बधाई दे देनी चाहिए और आपने बधाई ले लेनी चाहिए। भारत ने 5 स्टेशन चुने थे वैक्सीन के लिए। 34 कंट्रीज़ के वैज्ञानिक आए थे और राजनयिक आए थे। तो पहला हैदराबाद दिखाया, उन्होंने उसको पास किया इन ऑल मैनर्स। उसके बाद पूना दिखाया, पूना को उन्होंने फर्स्ट नंबर दिया और ₹256 में वो डोज तैयार हो रही थी। दुनिया की सबसे सस्ती थी, सबसे प्रभावी थी, सबसे अधिक परिणामकारी थी। मैं उस समय अली दारूवालों ने उनसे मीटिंग तय की थी, तो मैं मिलने भी आया था उनको। और अल्टीमेटली भारत की वैक्सीन ने ही मानव जाति की रक्षा की। पर फ्रॉम काढ़ा टू वैक्सीन भारत सरकार ने कोई बिजनेस नहीं किया, भारत में और दुनिया में सबको मुफ्त में दिया। ये इस भारत की ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जिसने दुनिया में मानव जाति का रक्षण किया। अगर भारत ने ये नहीं किया होता तो 80 लाख लोग की बजाय 80 करोड़ भी दुनिया के मर सकते थे। हो सकता है मेरे और आप में से कहीं चले जाते, वो सारे में मालूम नहीं था, क्योंकि वो तो अंधाधुंध तूफान की तरह फैल रहा था। तो इसलिए इट इज़ ए कैपेसिटी ऑफ भारत, ये भारत की एक सूझबूझ है। अभी आप दूसरा रिसेंट देखिए एक एग्जाम्पल, कितना मोर ह्यूमन है, और वह है टनल का, उत्तराखंड की। यानी जापान की टेक्नोलॉजी फेल्ड, अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल्ड, रशियन टेक्नोलॉजी फेल्ड, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आधी अधूरी थी, पूरी नहीं थी, फेल्ड। अल्टीमेटली भारत की टेक्नोलॉजी ही काम आई, जिसको हम जुगाड़ कह देते हैं। छैनी हथौड़ा चूहे की तरह, उसका नाम अंग्रेजी में दिया गया रेटिंग टेक्नोलॉजी। ने चूहे के समान ज़मीन को, पत्थर को कुरेदते जाओ, हटाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हटाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और वो 41 मजदूर बचा लिए। इसका मतलब है कि भारतीय के पास दिमाग बहुत अच्छा है और वो जो भी साधन है उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तीसरा, आप देखेंगे कि अभी तक दुनिया के अंदर व्यापार डॉलर और पाउंड में चलता था। एक नए फैशन ने जन्म ले लिया है। अब भारत दुनिया के 30 देशों के साथ जो व्यापार कर रहा है, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है, श्रीलंका आदि भी है, वह इंडियन करेंसी में व्यापार हो गया है। अब सबको ये लगता है, दुनिया के बड़े ताकतवर डॉलर और पाउंड को, अगर दुनिया में इंडियन करेंसी में व्यापार हुआ तो डॉलर और पाउंड धड़ाम से नीचे आ गिरेगा, क्योंकि डॉलर और पाउंड ये शोषक करेंसी है। भारतीय करेंसी पोषक है, इट रिस्पेक्ट्स ऑल द करेंसीज। डॉलर और पाउंड डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द करेंसीज। तो इसलिए आज 30 देश हो गए हैं जिनका भारत का व्यापार इंडियन करेंसी में है, भारतीय नोटों के साथ है। तो ये एक नया पृष्ठ जुड़ रहा है जो डॉलर और पाउंड के लिए चिंताजनक है, दुनिया के लिए खुशखबरी है। भारत में 20, 25, 30 रुपए में स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन किया जा सकता है। डॉलर और पाउंड 30 रुपये तो दूर, 300 रुपये में भी भोजन नहीं करा सकते। वो 500, 700, 800, 1000 में ही भोजन करवा सकेंगे, और वो भी कितना टेस्टी होगा मालूम नहीं। तो इसलिए यह देखेंगे कि भारत का एक दृश्य है। बाकी आप बहुत दृश्य जानते होंगे, और G20 में भारत ने लीड किया फॉर द पीस इन द वर्ल्ड, फॉर द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, फॉर द ब्रदरहुड एंड डेवलपमेंट, लव एंड अफेक्टेड एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए G20 में पहली बार थीम दिया गया वन अर्थ और वन पीपल, यानी वन फैमिली और वन फ्यूचर। कि सारी दुनिया का सब विषयों में हम अगर एक होकर चलेंगे देन एंड देन इट इज़ पॉसिबल। और उसमें भारत ने अपनी ताकत दिखा दी थी रूस और यूक्रेन के युद्ध में। यूक्रेन में दुनिया के अनेकों देशों के बच्चे पढ़ रहे थे, रशिया में भी पढ़ रहे थे, परंतु यूक्रेन में बहुत ज़्यादा थे, और भारत के भी 25,000 से अधिक विद्यार्थी थे।
तो भारत ने क्या बात की रूस से और क्या बात की यूक्रेन से, ये तो आज तक नहीं आया, और कब की। परंतु एक रिजल्ट सामने आया कि अगर इंडियन फ्लैग होगा, तिरंगा होगा हाथ में, तो ना रूस वाले गोली चलाएंगे ना यूक्रेन वाले उस समय फायरिंग करेंगे, पीस जोन बन जाएगा वो। और सारे दुनिया के देशों के नागरिक तिरंगा उठाकर ही बाहर निकले। पाकिस्तान के भी जो 700 बच्चे आए वो हाथ में तिरंगा था, जो हेड टू तिरंगा थे वही को तिरंगा ने। इट इज़ ए स्ट्रेंथ गेनिंग बाय द भारत इन द रेफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये वो गेन कर रहा है। और इसलिए भारत का फार्मूला बताते हुए उस मीटिंग को एक्सटेंशन दी और कंक्लूड किया कि फॉर पीस, फॉर ब्रदरहुडनेस, फॉर एजुकेशन, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर एवरी अदर थिंग्स टू बी अचीव्ड, वह ये था कि भारत एक ऐसा देश है और भारतीय एक ऐसा समाज है जो दुनिया के सब धर्मों का, उपधर्मों का, जातियों का, उपजातियों का, भाषाओं का, बोलियों का सम्मान भी करता है और स्वीकार भी करता है। देयर इज़ नो अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ द ओनली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विच रिस्पेक्ट ऑल, विच एक्सेप्ट ऑल। और इसलिए भारत का जो फार्मूला दुनिया को है, जिसको संघ भी मानता है, वो है सब अपने अपने धर्म, जाति, भाषा का स्वाभिमान करो, फॉलो योर ऑन, रिस्पेक्ट फॉर दैट। दूसरा, किसी दूसरे में दखल नहीं दो, उसकी आलोचना नहीं करो। तीसरा, सबका सम्मान करो। और चौथा, हो सकता है तो सबके फेस्टिवल ज्वाइंटली सेलिब्रेट करो। तो हमें कोई बांट नहीं सकेगा, भड़का नहीं सकेगा, लड़वा नहीं सकेगा। दंगा मुक्त भारत, युद्ध मुक्त विश्व बन सकेगा, छुआछूत मुक्त भारत बन सकेगा, नारी पर जुल्मों से मुक्त भारत बन सकेगा, प्रदूषण से मुक्त हो सकेगा। और इसलिए इस तरह की कुछ चर्चाएं होकर वह जो इंटेलेक्चुअल गोष्ठी थी, क्योंकि पूना वन ऑफ द सिटी है 15-16 सिटीज़ में से, जिसमें यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, एंग्लो इंडियन भी हैं, बौद्ध तो है ही हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, तो यहूदी भी हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा क्यों नहीं इंद्रेज जी आए हैं, तो इस टीम कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाए। विद ऑल दैट, अभी देश के अंदर अभी देश के अंदर 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, एवरीथिंग हैज डन लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, नथिंग इज इलीगल, नथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा उन्होंने कहा है कि 370 इज प्योरली ए टेम्परेरी आर्टिकल, इट इज़ नॉट ए परमानेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेरिटरी। करेक्ट। और उसके बाद वहाँ की सिचुएशंस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट और परिवर्तन आया है, और इसलिए वो मुख्य धारा में होना चाहिए था, मुख्य धारा में आया है। 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 साइंस, 2 प्रेसिडेंट्स, 2 सिटीजनशिप आदि से मुक्त होकर भारत की अखंडता, और सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है भारत की एकता और अखंडता को वो मुख्य मानकर विचार करे और फैसला दे। इसी के साथ साथ जो 480 साल से संघर्ष चल रहा था राम जन्मभूमि का, उसका फैसला आ गया था, और आज तक जितने प्रयत्न हुए थे सब में दंगे हुए थे, जितने प्रयत्न हुए थे सब में युद्ध हुआ था, सब में कुछ ना कुछ झगड़े थे। 84 टाइम्स 480 ईयर्स के अंदर युद्ध हुए और हिंसाएं हुई राम जन्मभूमि के मामले में, लाखों लोगों का बलिदान हुआ। पर जब अंत में फैसला आया, हमारे बुजुर्ग तो नहीं देख सके पर मैंने और आपने देखा है, टेंशन लेस था, ब्लड लेस था, हेट्रेड लेस था, बिना नफरत के था, बिना हिंसा के था, बिना रक्त के था, पीसफुल था।
तो उसके 2-3 एस्पेक्ट हो गए हैं। अब जो नया कार्यक्रम है, मूल कार्यक्रम, जो 22 जनवरी से शुरू होगा और 25 में संपन्न होगा, पर मूल कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। राम जो है लल्ला के रूप में, बालक के रूप में अपने मुख्य स्थान पर विराजमान होंगे। देश के प्रधानमंत्री भी रहेंगे, सब धर्मों के उसके अंदर लोग भी रहेंगे, कई मुस्लिम कलाकार भी आएंगे, कुछ ईसाई कलाकार भी आएंगे उसके अंदर। ऐसे सब करके 22 जनवरी को उस समय कार्यक्रम होगा। उसके लिए 3 फेस प्रोग्राम दिया गया है। अभी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक राम भक्त लोग, दोज हु बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे सब लोग महिला पुरुष से, जाति से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर एक लगता है 11 करोड़ यानी 50 करोड़ 45 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन को घर घर जाकर संपर्क करके निमंत्रण और सूचना देंगे। अक्षत जाएगा, वो अक्षत वितरित किया जाएगा, चावल। तो यह वहाँ के न्यास के द्वारा है, जो राम जन्मभूमि का न्यास है, वो सारे देश में होगा। दूसरी बात कि 22 जनवरी को ऑफ एनी रिलीजन, केवल सनातनी नहीं, अगर गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद, गिरजा भी है, अपील सबको की है, चाहे आश्रम है, कि उस समय उस दिन अपने अपने पूजा स्थल पर अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने गुरुदेव की, अपने भगवान की, अपने खुदा की, ईश्वर की, गॉड की, जिसकी भी आपको लगता है, पेड़ मानते, हवन यज्ञ मानते, उसके अनुसार अपने अपनी वे ऑफ वर्शिप के अनुसार और सब ने पूजा करनी है। तीसरी बात उसमें कही गई है, क्योंकि राम ही खुदा है, खुदा ही राम है, अल्लाह ही राम है, राम ही अल्लाह है, गॉड ही राम है, राम ही गॉड है, ईश्वर ही गॉड है, राम है, राम ही ईश्वर है। ऐसा माना जाता है। राम जन जन में, राम कन कन में, ऐसा जन कौन कौन सा जिसमें राम नहीं। तो इसके अनुसार कहा है कि श्री राम, जय जय राम का 11 बार 11 मन के या एक माला हर एक जगह लोग करें तो अच्छा होगा, बाकी अपने अपने ढंग से करें। उस समय तक अयोध्या से प्रसाद सब जगह पहुंचना शुरू हो गया है। वहाँ से 2, 4, 5, 10 किलो प्रसाद आएगा हर स्थान पर, हजारों स्थानों पर। उसमें वहाँ किलोज और टनों में मिलाकर प्रसाद देना है, ताकि हिंदुस्तान के 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ परिवारों में वो प्रसाद पहुंच जाए। जितने अधिक से अधिक हो सकता है, लगभग लगेगा सब में पहुंच गया। 6 लाख के लगभग गांव हैं। गांव में जो भी मंदिर हैं, जो भी पूजा स्थल हैं, वो थोड़ा सजने चाहिए। और देश के अंदर 25,000 के लगभग महानगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ, कस्बे वगैरह हैं छोटे बड़े, उनके भी गली मोहल्लों के अंदर जो पूजा स्थल हैं वो थोड़े सजने चाहिए। और उस दिन शाम को अपने घर पर, दुकान पर, खेत खलिहान पर, कल कारखाने में और गली बाज़ार के अंदर कुछ ना कुछ दीप जलाने चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, ताकि सारा हिंदुस्तान जगमगाए। और दुनिया के लोगों को भी अपील की है, जहाँ जो इसमें ज्वाइन कर सकता है वो ज्वाइन करे। और इस प्रकार से 22 जनवरी का कार्यक्रम रहेगा। 27 फरवरी तक अयोध्या दर्शन के लिए अच्छी बड़ी व्यवस्था की है, ताकि प्रतिदिन 2-3 लाख लोग आ सकें, क्योंकि एक ही समय के अंदर 4 लाख 5 लाख आने पर अयोध्या जाम हो जाएगा। अभी उतनी कैपेसिटी नहीं बन रही है, इसलिए स्टेट्स को डेज बांटे गए हैं, इस दिन आए, बाकी लोग अपने आप भी आएंगे जैसे जैसे आएंगे। व्यवस्थाएं करने की कोशिश है कि वहाँ पर सबको शौचालय मिल जाए, रहने को मिल जाए, ये न्यास की कोशिश है। और ये होने के बाद मंदिर का एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा। परंतु बीच में न्यास ने एक नया संकल्प लिया,
जिन्होंने राम काज के अंदर ने भगवान के काम के अंदर पार्टिसिपेट किया, जटायु है, जैसे शबरी है, संपाति है, अहिल्या है, ऐसे जितने भी हैं उन सब की भी मूर्तियां लगाएंगे। तो वो 25 तक वो सब मूर्तियां लगेंगी और उस समय कंप्लीशन पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम है और संघ परिवार भी अपनी एनर्जी आगे के जनवरी मास के अंदर इसी में लगाएगी। आपके पूना में भी उसके कार्यक्रम कुछ ना कुछ होंगे, पता भी लगा होगा आपको, होंगे। तो छोटी मोटी यात्राएं, शोभा यात्राएं भी निकलेगी ऐसा करके। तो ये इस समय का है। बाकी चुनाव परिणाम आपने सुन ही लिए हैं, तो इसलिए जो हुआ है फॉर द बेटरमेंट हुआ और जो आगे होगा और मोर बेटर होगा। देश की एकता और अखंडता ना मजहब में बंटनी चाहिए, ना जातियों में बंटनी चाहिए, ना दलों में बंटनी चाहिए, ना भाषाओं में बंटनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि थी और सुप्रीम रहनी चाहिए। इसको बांटने वाली जो भी प्रयत्न है वो सफल ना हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको निमंत्रण है, अब आप पूछ सकते हैं।